हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो बच्चों, हम आज 9th क्लास के लिए एक क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आया। बहुत सारे बच्चे जो हैं तो बोल रहे थे कि हमें प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बता दीजिए, तो हम वही क्लास 9th के लिए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल में दिया गया है गवर्नमेंट बच्चों के लिए ये प्रश्न बैंक सभी के स्कूल से प्रोवाइड किया गया है। ये तो इसमें हम पहले बायोलॉजी का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का देखेंगे, फिर फिजिक्स का देखेंगे। इसमें जो सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, तो यदि आपको सॉल्यूशन में समझ में आ रहा है, आपको और चैप्टर के सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, उसका कमेंट आप हमें जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। हम एक एक चैप्टर करके सभी का सॉल्यूशन एक एक, यानी जो चैप्टर बड़ा रहेगा तो उसका 2 पार्ट में वीडियो देंगे, जो चैप्टर छोटा रहेगा जिसके कम क्वेश्चंस हैं उनको हम कम देंगे, यानी एक पार्ट में ही खत्म कर देंगे। एक्चुअली जो सभी गवर्नमेंट स्कूल में ये प्रश्न बैंक दिया गया है बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल तो पूरी लगी नहीं है जिससे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल सके या फिर टीचर आपको बता सके। तो इसलिए हम आपके लिए एक बहुत ही आसान सा यानी कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, आपको वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे आपको इनके जो आपको प्रश्न बैंक मिला है, एक्चुअली में इनका जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर दिया हुआ है पहले से, है ना। फिर भी हम इनके आंसर आपको बताएंगे, लेकिन जो हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, क्वेश्चन हम आपको बोलकर बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका हम आंसर ये लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन नंबर का आंसर हम बोर्ड पे बता रहे हैं आपको, है ना। तो एक एक करके सभी चैप्टरों की जो वीडियोस है तो आपको मिलती रहेंगी, और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए, आप 9th वर्ष का नहीं और सब्जेक्टों व और क्लासों का यदि सॉल्यूशन चाहते हैं, प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9th 10th 11th 12th सभी का, जैसे 11th 12th में हो गया बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फिजिक्स, और 9th में हो गया साइंस मैथ इंग्लिश, और 10th में हो गया साइंस मैथ इंग्लिश। इन तीनों सब्जेक्टों को और इन क्लासेस में इन सब्जेक्टों का आप सॉल्यूशन हम अवेलेबल करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे हमें आपको सॉल्यूशन देने में आसानी हो जाए कि हाँ, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि सॉल्यूशन आपको प्रश्न बैंक की आपको दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, क्लास 9th साइंस बायोलॉजी। पहले हम कौन से डील कर रहे हैं, बायोलॉजी के चैप्टर देखेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री के देखेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स के देखेंगे। तो यदि वीडियो लंबी होती है तो हम वीडियो को 2 पार्ट में बना के आपको देंगे। यदि वीडियो छोटी यानी चैप्टर में कम क्वेश्चन है तो उसकी हम छोटी वीडियो बना के देंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं लेकिन उनके बुक में आंसर नहीं दिया है, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, उनको हम आप छोड़ सकते हो, है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, हाँ, जो आपको प्रश्न बैंक दी गई है उसमें कुछ मिसप्रिंट है, जो वर्ड हैं कुछ गलत लिखे हुए हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे कौन क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। तो चलिए, हम जो पहला चैप्टर हम ले रहे हैं आज बायो का, अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और हिंदी में है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको सॉल्यूशन है तो आपको दिया है जीवन की मौलिक इकाई का, यानी जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके आंसर आपको दिए गए हैं प्रश्न बैंक के लास्ट में, और जो इसमें रिक्त स्थान है और लघु उत्तरी प्रश्न है, इनके आंसर आपको पहले से दिए जा चुके हैं। ठीक है,
तो हम आपको सिर्फ उसके अभी हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे किस तरह से कैसे हैं वो देखेंगे, ठीक है। यानी 3 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से आपको जैसे हम देख पा रहे हैं किसमें प्रश्न बैंक में, इसमें 3 अंक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले किसके दिए हैं? 3 अंक के दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, क्या बोला है? पहला क्वेश्चन है 3 कोशिका अंगक के नाम लिखिए जिनमें खुद का स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम आपको एग्जांपल देखें, उदाहरण देखें, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर क्या है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न क्रमांक 1 है, या प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर नंबर 1 है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपको मैं बोल रहा हूँ 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला यदि हम देखें तो 3 कोशिका अंगक, 3 कोशिका अंगक, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पहला जो होता है तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है केंद्रक होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। 3 होते हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप बुक में यदि डायग्राम देखोगे तो मान लीजिए कुछ ऐसा देखोगे, मान लीजिए एक अंगक है, इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखेगी। ये जो होता है, हाँ एक क्वेश्चन और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे जो आपको दिया गया है कि 3 कोशिका अंगक के नाम लिखे जिनमें स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। इसमें हम एक और क्वेश्चन यहीं पे हम यदि बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों कोशिका अंगक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, ये जो होते हैं तीनों दोहरी झिल्ली युक्त भी संरचना होते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है, ऑब्जेक्टिव को बन सकता है, क्या बन सकता है? यह तीनों क्या पाए जाते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। कैसे है? दोहरी झिल्ली। ये तीनों ही क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। तीनों में क्या पाई जाती हैं? दोहरी, दोनों में, तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। चलिए मैं डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम देखोगे तो कुछ उसको बुक में आपको कुछ ऐसी संरचना देखेगी, ये मान लीजिए। और इसकी जो ये बाहरी झिल्ली हो गई, ये जो नीचे हम बना रहे हैं कुछ इस तरह उंगली के समान उभार पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो उंगली के समान उभार पाए जा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये वाली जो लेयर हो गई, ये क्या हो गई? बाह्य झिल्ली होती है। क्या होती है? बाह्य झिल्ली होती है। और ये जो आपको फोल्डिंग दिख रही है, जैसे आप कपड़े फोल्ड करते हो वैसे आपको इसमें फोल्डिंग दिख रही है, ये क्या होती है? आंतरिक झिल्ली होती है। क्या होती है? आंतरिक झिल्ली होती है। ये हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला गया है? खुद का राइबोसोम और डीएनए। तो इसमें क्या होता है? बीच में एक होता है डबल कुंडली, दुई कुंडली, क्या होता है? डीएनए होता है। इसमें क्या होता है? बीच में डबल सर्कुलेट, यानी कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है, इस तरीके से संरचना पाई जाती है जो द्विकुंडलित होती है। इस संरचना को हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। क्या बोलते हैं? डीएनए। और राइबोसोम क्या होता है? कुछ राइबोसोम क्या होता है? मैंने 2 क्वेश्चन जो मैंने नया क्वेश्चन फॉर्म किया है, क्या वाला फॉर्म किया है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। ये तीनों क्वेश्चन आपको आ सकता है, यदि ये नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये डीएनए हो गया। फिर राइबोसोम आपको कुछ ऐसी संरचना दिखेगी इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम।
ये जो क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये दोनों क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम होते हैं। लेकिन ये जो राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। मैं इन्हीं क्वेश्चनों में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं क्वेश्चनों में जो आपको क्वेश्चन दिया है तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो बन सकते हैं और बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आपको दिया गया है तो 100% इसी से पेपर बन सकता है। हो सकता है कि इससे बाहर भी आए। ये तो आपको एक तरह के उन बच्चों को लिए दिया गया है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनके लिए पेपर दिया जाता है प्रश्न में। लेकिन जिनको अच्छा परसेंटेज बनाना है, अच्छी रैंक लाना है, उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पूरा पढ़ना तो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके इसमें शायद ही नहीं दिए हैं, इसलिए हम उन क्वेश्चनों को पहले यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं। तो आपको समझ में आए कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ये हो गई। ध्यान से क्या देखो इधर, चलो ये किसकी संरचना हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर हम किसकी देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट की। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट को भी बना लो। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया पहली झिल्ली हो गई, ठीक है, बाह्य झिल्ली हो गई। इसमें भी एक और झिल्ली हमने बना दिया, तो क्या हो गई, आंतरिक झिल्ली हो गई। ये वाली क्या हो गई, बाह्य झिल्ली हो गई, बाह्य झिल्ली हो गई। ये रेड वाली क्या हो गई, आंतरिक झिल्ली हो गई। जो जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वो मैं बता रहा हूं कि कैसे पाया जा रहा है, ठीक है। संरचना तो अलग है, संरचना ऐसे है, लेकिन इसमें और ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बट हम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि एक्चुअल में जो पूछा है खुद का डीएनए और राइबोसोम, वो हम आपको प्रदर्शित कर दिया, आपको डायग्राम में बता दिए कि राइबोसोम की संरचना कैसी होगी और डीएनए की संरचना कैसे होगी, वो हमने आपको बताया। ओके, अब ऐसे इसमें भी यदि देखोगे इसमें डबल सर्कुलर डीएनए इसमें भी पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, डबल सर्कुलर, इस तरह से द्विकुंडलित इसमें भी डीएनए पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, द्विकुंडलित। इस तरह के डीएनए को हम क्या बोलते हैं, द्विकुंडलित। इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। फिर इसमें भी जैसे उसमें राइबोसोम पाया जा रहा है तो इसमें भी क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। इस तरह से क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। ये क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये वाला जो चित्र है ये किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। ये किसका है, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को और क्या बोलते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगला क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। अगला क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, वो भी सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। न्यूक्लियस की संरचना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको सॉरी मैं इसको थोड़ा मिटा दूं और इसको उधर बना दूं जिससे डायग्राम बनाना आ जाए। ये क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम। अब हम किसका संरचना देख रहे हैं, केंद्रक की। केंद्रक की कुछ ऐसे संरचना होती है, आप कोशिका के अंदर देख रहे होंगे, डबल सर्कुलर ये होगी। केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, आपको पता है। केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है। बट हमें केंद्रिका से लेना देना नहीं है, अभी जो आपके क्वेश्चन में दिया है उससे लेना देना है। तो हम आपको बता रहे हैं राइबोसोम और डीएनए। ये क्या हो गए, केंद्रक। केंद्रक की बाहरी झिल्ली ये हो गई, बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें डबल सर्कुलर डीएनए होता है।
क्या होता है, डबल सर्कुलर। कुछ इस तरीके से क्या होगा, डीएनए होगा। डबल सर्कुलर क्या होगा, डीएनए पाया जाएगा। ये क्या होता है, डीएनए होता है। फिर डीएनए के अलावा क्या होगा, इसमें राइबोसोम होगा। क्या होगा, राइबोसोम होगा। क्या होगा, राइबोसोम। इस तरह के क्या पाए जाएंगे इसमें, ये क्या होंगे, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम। तो आपको समझ में आ गया कि 3 अंग कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक। ये तीनों कैसे हैं, दोहरी झिल्ली युक्त हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ये देख लीजिए, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसमें भी आप देख रहे हैं बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसे हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक को हम और किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, केंद्रक। ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको तीनों संरचनाएं हमने फॉर्म करके बता दिया, संरचना ड्रॉ कर दिया, एक्चुअल में क्या होता है। आप अपने कमेंट जरूर हमें बताएं, हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा वो भी जरूर बताएं, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो वो भी जरूर बताएं कमेंट, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छी एजुकेशन हम आपको दे सकें, आपको और अच्छी शिक्षा हम आपको और क्वालिटी दे सकें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, यदि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं वो भी बताइए। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लगने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल मजा आना चाहिए। यहाँ पे कोई टीवी शो नहीं चल रहा, कोई सीरियल नहीं चल रहा जो हम आपको यहाँ पे मजा और यहाँ की आनंद के लिए पढ़ा रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं तो आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं जो आपको सिलेबस में है वो समझ में आना चाहिए। यदि आपको आनंद चाहिए तो आप वीडियो को ना देखें, आप कोई कॉमेडी शो देख लें, कोई नाटक शो देख लें, वो अच्छा रहेगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप नाटक देख लो, वो आपको समझ में आएगा। बट यदि आपको पढ़ना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छा गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वीडियो को जरूर देखें, है ना। तो यहाँ भी एक तरह के नाटक ही किया जाता है, लेकिन ये नाटक बहुत से बच्चों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे तरह का जो ड्रामा यहाँ पे दिखा रहे हैं, दूसरे तरह की जो फिल्म हम दिखा रहे हैं आपको, तो ये थोड़ी अलग है, जो आपकी शिक्षा से रिलेटेड है ना, जो आपको आगे प्रमोट करेगी, जो आगे आपको बढ़ाएगी, वो हम आपको शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे हम कोई अलग से शो नहीं दिखा रहे हैं जिसमें आपको आनंद आए या कि आपको अच्छा लगे, उसके लिए बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो चलिए, ये पहला हमारा क्वेश्चन था। क्या था कि कोशिका, ऐसे 3 अंगों यानी कोशिका अंगों को के नाम बताइए जिनमें क्या पाया जाता है, खुद का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन उसमें हमने बोल दिया हूं, यानी अगले क्वेश्चन में यदि अब जोड़ना चाहते जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ना चाहते हैं, ऐसे 3 कोशिका अंगों के नाम बताइए जिनमें क्या पाए जाते हैं, खुद का डीएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं एवं दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त। ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है। ये हमने सिर्फ डायग्राम आपको बनाना चाहे हो तो बना सकते हैं। डायग्राम हमने इसलिए बताया कि एक्चुअल में आपको स्ट्रक्चर होता कैसे, क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखेगा, उसमें हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये 11th में है, 11th का टॉपिक है, लेकिन आपको दिया गया है एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ही नहीं। ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, ये क्वेश्चन गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि ब्लैक रिएक्शन कोई होती नहीं। ब्लैक यानी अंधकार में, ये लिख सकते हो, या कि अंधकार में होने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक रिएक्शन बोलेंगे। अंधकार में होने वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ब्लैक रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक रिएक्शन होती है ब्लैक रिएक्शन, यानी अंधकार में होने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में यदि हम देखें तो ब्लैक मैन रिएक्शन होती है। क्या होती है, ब्लैक मैन रिएक्शन होती है, जो एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट का नाम है ब्लैक मैन। क्या, ब्लैक
मैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लैक मैन रिएक्शन यानी ब्लैक मैन ने जो एक रिएक्शन दिया उसको हम बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन। ठीक है, ब्लैक मैन रिएक्शन बोलते हैं। इन्होंने जो ब्लैक मैन साइंटिस्ट है इन्होंने एक रूल को दिया है जिसका नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमा कारक सिद्धांत। क्या? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमा कारक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं लिखा है इसलिए हमें इसको ब्लैक मैन रिएक्शन पर करके पढ़ेंगे, है ना। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमा कारक सिद्धांत किन्होंने दिया? ब्लैक मैन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए ब्लैक मैन रिएक्शन होती क्या है या कि सीमा कारक सिद्धांत क्या होता है वो देखते हैं। आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और क्वेश्चन को आंसर को लिखे रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 2 जो है उसको हम डील करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का नाम है ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है। एक्चुअल में ये ब्लैक रिएक्शन नहीं सीमा कारक सिद्धांत है, ब्लैक मैन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ब्लैक मैन रिएक्शन है। क्वेश्चन का नाम ये होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग। यदि जैसे मैं स्टूडेंटों को जो हमने पढ़ाया जो बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग यह ब्लैक मैन रिएक्शन होनी चाहिए। इसमें एक और लिखा है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, प्लास्टिक लिखा है। एक्चुअल में प्लास्टिक नहीं होता, प्लास्टिड होता है। ये क्वेश्चन गलत प्रिंटिंग हुई, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं। टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड है, इसको कृपया सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ब्लैक रिएक्शन। ब्लैक रिएक्शन या ब्लैक मैन रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो चलिए हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं इसमें कि ब्लैक मैन रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सीमा कारक सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, सीमा कारक सिद्धांत। ठीक है, कौन सी? ब्लैक मैन रिएक्शन, ब्लैक मैन रिएक्शन। ठीक है, ब्लैक मैन रिएक्शन को हम बोलते हैं सीमा कारक सिद्धांत। एक्चुअल में सिद्धांत। ठीक है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है 11th का टॉपिक है, 11th में दिया है। इतना डिटेल में आपके में नहीं दिया, फिर भी आपको क्वेश्चन दिया गया है तो उसका आंसर हमारा बताना फर्ज होता है, इसलिए हम आपको एक आंसर बता रहे हैं। क्या है ब्लैक रिएक्शन? इसमें ब्लैक मैन रिएक्शन क्या होती है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, ब्लैक मैन रिएक्शन क्या है? ब्लैक मैन, एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए ब्लैक मैन। ठीक है, ब्लैक मैन रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? सीमा कारक सिद्धांत, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोई प्लांट है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको समझाना चाह रहे हैं, तो आप कृपया इधर देखें, इधर बोर्ड पे ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, पौधा है, ध्यान से देखेंगे अभी, उसके बाद आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। पहले जब हम समझाया करें तो देख लिया करें, उसके बाद फिर आप लिखा करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई क्या है? प्लांट है। क्या है? प्लांट, पौधा है। ठीक है, पौधे में मान लीजिए ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये क्या है? सन है। क्या है ये? सन है। क्या है? सन है, मून है, मून नहीं सन है, मून तो चंद्रमा हो जाएगा, ये मान लीजिए सन है। अब ये जो सन है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? लाइट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? लाइट प्रोवाइड करेगा, प्रकाश। क्या करेगा? प्रकाश। ये क्या है? सूर्य, जिसको हम बोलते हैं सन बोलते हैं। अब पौधा है तो ये क्या करेगा? नीचे से इसकी जड़ें क्या होंगी? नीचे होंगी, मिट्टी में होंगी, तो नीचे से क्या लेगा? वाटर लेगा। इधर देखो, नीचे से क्या लेगा? वाटर लेगा। क्या लेगा? वाटर लेगा। यानी पौधा है तो पानी तो नीचे से लेगा, ऊपर से डालोगे तो कितना भी आप ऊपर से पानी दे दो पौधा नहीं लेगा। तो कहां से चाहिए उसको? नीचे से। यहां से आप कहां पाया जाता है? वाटर कहां पाया जाता है? मृदा में, यानी सॉइल में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। यहाँ पे ब्लू है पानी, पानी
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर किसमें पाया जाता है, सॉइल में यानी मृदा में पाया जाता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में क्या पाया जाता है, आपके इन्वायरमेंट में क्या पाया जाता है, इन्वायरमेंट में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, पाया जाता है। जब आप सांस में लेते हैं तो कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है। तो इन्वायरमेंट में वायु मंडल में पाया जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। और खुद में अभी हमने इसके जस्ट यानी आगे पढ़ाएंगे क्लोरोप्लास्ट, अभी मैंने पढ़ाया क्लोरोप्लास्ट। इनकी पत्तियां जो होती हैं, पौधों की पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं। पत्तियों के हरी होने का रीजन ये होता है कि उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है, इनकी पत्तियों में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। इनके लीफ में जो पत्तियां हैं उनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। जो क्या कार्य करती हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेगा। ध्यान से समझना, इधर उठ के क्या मैंने बोला, ये सूर्य है, सन है, ये क्या है, प्लांट है। सन से क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। पौधे क्या करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के साथ क्या करते हैं, क्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे, फूड बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। इतना समझ में आया नहीं, आ गया। अब क्या होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 ही यहाँ पे मटेरियल होते हैं, यहाँ पे 4 ही पदार्थ होते हैं। आप देख रहे हो सन यानी प्रकाश, क्या है, प्रकाश देख रहे हो। पहले हमने दिया प्रकाश, फिर क्या दिया, पानी, वाटर, लाइट, वाटर। फिर आप क्या दे रहे हो, वायुमंडल में क्या है, CO2, ठीक है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वैसे बोलते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट एक अंग होता है, ठीक है। अब ये 4 क्या होंगे, इसके लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। यानी इन 4 में से यदि एक भी यदि एब्सेंट है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है क्या, मान लीजिए चावल पकाना है। क्या पकाना है, चावल। तो चावल पकाने के लिए क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। ध्यान से देखना, क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। बर्तन के पहले आपको गैस चाहिए। मान लीजिए पहले क्या चाहिए, गैस चाहिए। फिर क्या चाहिए, बर्तन चाहिए। बर्तन के बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी के बाद क्या चाहिए, चावल चाहिए। सॉरी, क्या चाहिए, चावल चाहिए। जिस तरह आपको खाना पकाने के लिए चावल पकाना है, तो चावल पकाने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए, गैस, बर्तन, पानी, चावल। उसी तरह पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता हो रही है, प्रकाश, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट। ये 4 चीजें की आवश्यकता है। यदि इन 4 चीजों में गैस, बर्तन, पानी, इन 4 चीजों में से यदि एक भी चीज आपके पास यानी एक भी जो सब्सटेंस आवश्यक रिक्वायरमेंट है यदि नहीं है, तो आप खाना पका पाओगे क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है। यदि गैस नहीं है फिर भी नहीं बना सकते हो, बर्तन नहीं है फिर भी नहीं बना सकते हो, पानी नहीं है फिर भी नहीं बना सकते हो, चावल नहीं है फिर भी नहीं बना सकते हो। यदि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है तो ये क्या है, गैस है। यानी गैस नहीं है तो चलो तुम किस में बना लोगे, चूल्हे में। चूल्हा नहीं है तो किस में बना लोगे, हीटर में। लेकिन इन 3 में से तो कोई भी यदि नहीं हो तो क्या नहीं होगा, खाना नहीं पकेगा। यानी ये तीनों क्या होंगे, लिमिटिंग फैक्टर होंगे। क्या हो गए, लिमिटिंग फैक्टर हो गए। लेकिन लिमिटिंग फैक्टर उसको बोलते हैं, सीमा कारक उसको बोलते हैं जो अभिक्रिया में बहुत कम मात्रा में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत कम मात्रा में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आप चावल पका रहे हैं तो पानी आप कम डालोगे तो भी थोड़ा चलेगा, है ना। लेकिन आग, बर्तन, चावल तो पूरा चाहिए,
है ना। तो यदि यहाँ पे आपके लिए पानी जो है तो एक तरह का क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह है यहाँ पे जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। जो CO2 है उसकी बहुत कम मात्रा में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जब ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेगा तो ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे जो CO2 होता है तो यह क्या होता है, सीमाकारिक पदार्थ होता है। क्या होता है, सीमाकारिक क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है, सीमाकारिक पदार्थ होता है। CO2 क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारिक पदार्थ होता है। सीमाकारिक पदार्थ किसे बोलते हैं, सीमाकारिक पदार्थ किसे बोलते हैं। जब मान लीजिए कोई भी क्रिया, जब किसी भी क्रिया की तीव्रता, किसी क्रिया की तीव्रता किसी एक विशेष पदार्थ पर निर्भर होती है जिसकी मात्रा अभिक्रिया में कम आवश्यक होती है ना। यानी जिसकी रिक्वायरमेंट अभिक्रिया में कम है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमाकारिक पदार्थ बोलते हैं। और इस क्रिया को ही हम बोलते हैं सीमाकारिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट। इसको हम आप बोल सकते हो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री। तो चलिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी वो लिख लेते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसे बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण है वह अलग अलग पदार्थों पर क्या हो रही है, निर्भर कर रही है, कर रही है। यहाँ पे जैसे आप खाना पका रहे हैं तो अलग अलग पदार्थों पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लिखिए, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, हम बोल रहे हैं आप लिखेंगे। जब किसी क्रिया की तीव्रता, जब किसी क्रिया की तीव्रता जब किसी क्रिया की तीव्रता, जब किसी क्रिया की तीव्रता भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जब किसी क्रिया की तीव्रता भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करती है, भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करती है, या कि भिन्न भिन्न कारकों द्वारा, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है। क्या होती है, निर्धारित होती है। क्या होती है, निर्धारित होती है। जब किसी क्रिया की तीव्रता भिन्न भिन्न कारकों पर निर्धारित होती है, भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो अभिक्रिया में उस क्रिया कारक की अभिक्रिया में निर्धारित होती है, तो उस अभिक्रिया में या कि अभिक्रिया में, कंफ्यूजन हो गया। देखो, जब किसी क्रिया की तीव्रता भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होती है तो अभिक्रिया में उस क्रिया कारक की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है,
निर्धारित होती है, जिसकी आवश्यकता अभिक्रिया में न्यूनतम होती है, इसे ही सीमाकारिक पदार्थ कहते हैं। कारिक पदार्थ कहते हैं, इसे ही सीमाकारिक पदार्थ कहते हैं। जब किसी क्रिया की तीव्रता भिन्न भिन्न कारकों पर द्वारा निर्धारित होती है तो अभिक्रिया में उस क्रिया कारक की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है, या कि अभिक्रिया उस क्रिया कारक की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है जिसकी आवश्यकता अभिक्रिया में न्यूनतम होती है। इसे ही क्या बोलते हैं? सीमाकारिक पदार्थ कहते हैं। और इस क्रिया को सीमाकारिक सिद्धांत कहते हैं अथवा ब्लैक मैन रिएक्शन या अभिक्रिया कहते हैं। सिद्धांत या ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। क्या आपने देखा, जब किसी क्रिया की तीव्रता भिन्न भिन्न कारकों पर क्या होती है? निर्धारित, यानी विभिन्न कारकों पर द्वारा निर्धारित होती है, तो अभिक्रिया उस क्रिया कारक द्वारा निर्धारित होती है जिसकी आवश्यकता अभिक्रिया में न्यूनतम होती, जो बहुत कम मात्रा में आवश्यकता हो, उसे हम क्रियाकारी क्या बोलते हैं? पदार्थ, सीमाकारिक पदार्थ बोलते हैं। और ये सब क्रिया हम बोलते हैं सीमाकारिक सिद्धांत बोलते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था? 3 कोशिका अंगूठों के नाम जिनमें खुद का डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। दूसरा क्या था? ब्लैकमैन रिएक्शन क्रियाविधि क्या होती है। अगला हम चलिए देखते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन बैंक में हम जहां पे देख पा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? एक्चुअल में इस विभाजन की जो वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है उसको डिटेल में भी देख सकते हैं यदि देखना चाहें, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं क्या समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो हम प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं कौन सा है? 2022 का है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? उत्तर नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, क्या लिखा है? समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। माइटोसिस डिवीजन किसे कहते हैं। माइटोसिस डिवीजन किसे कहते हैं, इसमें डेफिनेशन को लिखी है। चलिए पहले हम माइटोसिस डिवीजन को समझते हैं, ध्यान से समझना आप, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, चलिए देखें माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। इधर देखो, इधर ये क्या है? मान लीजिए ये कोई क्या है? सेल है, कोशिका है। क्या है? कोशिका है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। तो इस कोशिका में सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। उसके पश्चात किसका होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये कोशिका है, तो कोशिका में चलिए हम बताते हैं ये क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। मान लीजिए ये क्या है? मात्र कोशिका है। क्या है? मात्र कोशिका, मदर सेल या पेरेंट सेल। ठीक है, क्या है? पेरेंट सेल। जब इस पेरेंट सेल में, इधर देखिए, जब इस पेरेंट सेल में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन। हम एक्चुअल किस क्या पढ़ रहे हैं? समसूत्री विभाजन जो कि हम पढ़ा चुके हैं, आप डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि आप डिटेल में देखिए। चलिए, मान लीजिए क्या है? एक मात्र, ये क्या है? मात्र कोशिका या पेरेंट सेल है। जब इसमें समसूत्री विभाजन होती है तो ये जो मात्र सेल या पेरेंट सेल है क्या करती है? दो पुत्री कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है? दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये दो क्या बन गई? पुत्री कोशिकाएं बन गई। क्या बन गई? पुत्री कोशिका बन गई। ये दोनों क्या है? पुत्री कोशिका है। ये दोनों क्या है? पुत्री कोशिका है। ध्यान से आप देखना, क्या करना है आपको? सिर्फ ध्यान से देखना है। ये दोनों क्या है? पुत्री कोशिका है। क्या है? पुत्री कोशिका। जैसे आपको पिताजी के बच्चे, मम्मी जी के बच्चे, तो ये भी हैं, इनके पिताजी मम्मी जी ये हैं, और ये डिवाइड होकर ये बन गए, तो क्या हो गई? पुत्री कोशिका। दो सिस्टर बन गई, जिसको हम बोलेंगे सिस्टर सेल या पुत्री कोशिका। ठीक है, अब ये जो पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मात्र कोशिका की क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और दोनों सिस्टर जो होती हैं अपनी मात्र कोशिका के समान दिखती है आनुवांशिक एवं भौतिक रूप से। जेनेटिकली एंड फिजिकली दोनों क्या होती हैं? सिमिलर होती है इन पेरेंट। पेरेंट से क्या होती है? जेनेटिकली एवं और फिजिकली क्या होती है? सिमिलर होती है। तो डेफिनेशन के तौर पर यदि आप लिखना चाहते हो तो लिखिए। क्या लिखोगे? जब एक मात्र, मैंने लिख दिया, मात्र कोशिका पेरेंट सेल विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें जब एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होता है। ठीक है, इसे ही समसूत्री विभाजन कहते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि जब आप डेफिनेशन लिखें तो डायग्राम जरूर बताएं, जिससे आप एक्चुअल में आप क्या बढ़ाना, यानी क्या आप टीचर को बताना चाह रहे हैं, क्या आपने जो सब्जेक्ट टीचर है उनको बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता क्या है, वो आप एक्चुअल में डायग्रामेटिक आप समझा सकते हो। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेशन ये दूंगा कि यदि आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, अच्छा उत्तर देना चाहते हैं, आप अपनी कॉपी में अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेशन के साथ डायग्राम अवश्य बनाएं। ठीक है, ये हो गया कि नहीं? तो ये क्या है? एक मात्र कोशिका विभाजित होकर जब दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती से हम क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है,
अगला हम पैराग्राफ चेंज करके एक पॉइंट और लिख देंगे। प्राप्त प्राप्त पुत्री कोशिकाएं, प्राप्त पुत्री कोशिकाएं, प्राप्त पुत्री कोशिकाएं भौतिक और आनुवांशिक, भौतिक और आनुवांशिक, प्राप्त पुत्री कोशिकाएं भौतिक और आनुवांशिक रूप से मात्र कोशिका से पूर्णतः समान होती है, यानी 100% क्या होती है, सिमिलर होती है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या ना, समसूत्री डिवीजन किसे कहते हैं, जो मदर सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। तो ये क्या था, समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड था। क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड था। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, फोर्थ है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और आंसर को नोट करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको जरूर आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि और बेहतर से बेहतर हम आपको, यानी जो हमारी क्वालिटी है उसको और मेंटेन करके दें, हम और अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपको हर एक जो लेक्चर है वो हर एक लेक्चर आपको समझ में आए, है ना। तो आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। तो आप लिखिए इसको दे। चलिए लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा अलग है, अर्धसूत्री विभाजन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम उसको भी पहले हम डायग्रामेटिक समझाएंगे, फिर उसको हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4, उत्तर नंबर 4। अर्ध सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। मान लीजिए ये कोई डॉटर सेल है, सॉरी पेरेंट सेल है, जैसे आपको मैंने वहां पे बताया क्या है, ये मान लीजिए कोई पेरेंट सेल है, ठीक है। क्या है, पेरेंट सेल है, ठीक है। इस पेरेंट सेल में ये क्या होता है, केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब इसमें समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें जब मियोसिस फर्स्ट होता है,
मियोसिस फर्स्ट होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जब होता है, फर्स्ट होता है, तो क्या होता है, दो डॉटर सेल बनती है। क्या होती है? दो, इधर देखो, ये क्या हो गई, दो डॉटर सेल बन गई। एक डॉटर सेल ये हो गई, दूसरी डॉटर सेल ये हो गई, ठीक है। लेकिन यहीं पे इसकी कहानी खत्म नहीं होती है, इसकी कहानी थोड़ा और लंबे जाती है, दूर जाती है। बोलते हैं ना, घर से बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो ऐसे यहाँ भी है। एक जो पेरेंट सेल है जब विभाजन के लिए निकली है तो और दूर तक जाएगी। तो यहीं पे इसका कहानी खत्म नहीं होती है। जब आप देख रहे हो कि मियोसिस फर्स्ट में दो सेल बन रही हैं, तो आगे जब और देखोगे तो क्या होता है, जब मियोसिस सेकंड होता है, क्या होता है, मियोसिस सेकंड, क्या होता है, मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री जब विभाजन सेकंड होता है तो यहाँ पे दो कोशिकाएं जो बनी है, अब कितनी कोशिकाएं बनाएंगी, 4। ये 4 हो गई, ठीक है। दो ऊपर वाले का, दो नीचे वाले का। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये भी क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। कोशिका द्रव, ये क्या है, ठीक है। ये क्या होती है, पुत्री कोशिकाएं। क्या होती है, पुत्री कोशिकाएं। कितनी है, 4। क्या है, 4 पुत्री कोशिकाएं। क्या है, 4 पुत्री कोशिकाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मात्र कोशिका, पेरेंट सेल, डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। यानी एक मात्र कोशिका विभाजित होकर क्या कर रही है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बराबर हुई, यहाँ पे क्या हो गई, आधी आधी हो गई। इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या की क्या हो जाती है, पेरेंट सेल यानी पुत्री कोशिकाओं में मात्र कोशिका क्या हो जाती है, आधी। तो चलिए डेफिनेशन यदि लिखोगे, परिभाषा, डेफिनेशन क्या लिखोगे, वह विभाजन या कि जब वह कोशिका विभाजन जिसमें मात्र कोशिका, पेरेंट सेल, मात्र कोशिका विभाजित होकर वह कोशिका विभाजन जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है, इसे ही अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है।
इतना समझ में आया नहीं कि नहीं? वह कोशिका विभाजन जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हो, इसमें बनने वाली मात्र कोशिका पेरेंट सेल से क्या होती है? अलग होती है, डिफरेंस होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो हमने आज 4 क्वेश्चन आपको पार्ट 1, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, हम और एक पार्ट इसका आपको देंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में अगले जो क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से 4 क्वेश्चन बच गए हैं? 5 क्वेश्चन बच गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिक लिखा है, एक्चुअल में वो गलत लिखा है। प्लास्टिड क्या है? क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखे, अंतःप्रद्रव्य जालिका के 3 कार्य लिखे। कायिक विभाजन या मरम्मत किस प्रकार की कोशिका द्वारा होता है? औपचारिक ये बताइए। युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? विभाजन का महत्व लिखिए। ये अगले जो 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने 4 क्वेश्चन आपको बता दिया है, समझा दिया है, लिखा दिया है। आपको इन 4 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।